नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका बहुत दिनों बाद अशोक स्क्वायर में। मैं दर्शकों से खास तौर पे माफी मांगता हूं, शिकायत आती रहती है। अशोक जी भी बहुत व्यस्त रहते हैं और कई बार चीजें नहीं हो पाती हैं। आज अशोक जी काफी समय बाद हमारे साथ हैं और अशोक जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अच्छा, आपसे आपसे भी माफी जी। नहीं नहीं माफी नहीं। दूसरी बात मैं ये भी कि माफी मांगता हूँ, मैं भी माफी मांगता हूँ। इतना बता कई दूं, बार नहीं हो कई पाता बार है अशोक जी जी। के ऑफिस से फोन आया, लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा था। कई बार वाईफाई नहीं था। और ये जो आज का दिन है, ये 4 दिन पहले तय हुआ था कि किसी भी हालत जी में थर्सडे बिल्कुल को हम मिलने वाले हैं। तो आज सुबह से मैं बिल्कुल। तैयार था। मैं दर्शकों से माफी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई अशोक पांडे और अशोक वानखड़े क्या गायब हो गए। मतलब कहीं गायब और नहीं हो गए प्लीज भैया। कुछ प्लीज व्यस्तता हमारे उनकी थी, हमारे कुछ व्यस्तता मेरी थी। और प्लीज हमारे झगड़े मत कराइए। जब हमको झगड़ा कराना होगा तो हम इसी पे कर लेंगे, आमने सामने बैठ के। आप लोग अपने घर में बैठ के हमसे झगड़े मत करवाइए। खैर, दो बड़ी खबरें हैं हमारे सामने और एक खबर पर बहुत ज्यादा बात हो रही है, दूसरी खबर को कल से बिल्कुल दबा के रखा जा रहा है। किसी चैनल पर मैं ढूंढ रहा था, मुझे ना तो यूट्यूब चैनल पे यह खबर दिखाई दे रही है और ना ही अपने गोदी मीडिया पे। पहली खबर आप लोग जानते हैं, पहलगाम में जो कुछ हुआ। बैसरण घाटी, मैं कश्मीर इतना जाता रहता हूं, उस पर मैंने भी वीडियो किए हैं, अशोक भाई ने भी कई वीडियो किए हैं। वो तो आप लोग जानते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। उसमें कई सारी नई चीजें सामने आई हैं जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आई है प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। मुझे फिर से माफ कीजिएगा, मैं साध्वी वगैरह शब्द जो है इन लोगों के सामने नहीं लगाता हूं, क्योंकि मैं जीवन में ऐसे साधुओं और साध्वियों से मिला हूं जिनको देख के वाकई सम्मान पैदा होता है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर आप जानते हैं मालेगांव विस्फोट का केस चल रहा था। यह केस चलते चलते उन्होंने कहा कैंसर हुआ है, जिसकी वजह से उनको लगातार जमानत पे रखा गया है। जब कोर्ट में पेशी होनी होती है तो वो अचानक आ जाती हैं व्हील चेयर पर, जब पेशी खत्म हो जाती है तो फुटबॉल खेलती हुई दिखती हैं। इसी बीच में 5 साल वो सांसद भी रह ली। सारा कुछ आप जानते हैं। एनआईए ऐसा लग रहा था कि लगातार केस को कमजोर कर रहा है, लेकिन कल यह खबर आई कि एनआईए ने मांगी है सजाए मौत प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए। यानी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एनआईए मालेगांव विस्फोट का दोषी मानता है और उनके साथ साथ कर्नल प्रसाद पुरोहित और बाकी लोगों को भी दोषी मांगता है और इन सब के लिए फांसी की सजा मुकर्रर करने की मांग की है। मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस शो में आप लोग सुनना चाहते हैं अशोक वानखेड़े जी को। प्रणाम सर। धन्यवाद आपका। ये जो खबर थी, वाकई एक तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि कई खबरें ऐसी होती है अशोक जी। ये इसलिए नहीं कि मैं आप हम दोनों बैठे हैं। कई खबरें ऐसी होती है कि जो आप उठाते हैं और उसके बाद कई यूट्यूबर्स भी उठाते हैं। ये मैं भी एक यूट्यूब चलाता हूँ, लेकिन ये खबर मेरे भी नजर से निकल गई थी। धन्यवाद आपको। और इसको मैं उठाऊंगा, प्रज्ञा वाली। लेकिन इसके पहले हम जो आपने पहलगाम की बात की, पहलगाम में जो हुआ, वो जो नरेशन बनाया जा रहा है, बार बार एक ही बात बताई जा रही है। सारा गोदी मीडिया एक तरफ पटा है, प्रिंट मीडिया पे आप पढ़ लीजिए कि हिंदू पूछ पूछ के मारा, हिंदू पूछ पूछ के मारा, हिंदू पूछ पूछ के मारा। मैं मानता हूँ, हाँ, हिंदू पूछ पूछ के मारा। मारा किसने? पाकिस्तानियों ने मारा। पाकिस्तान ये करना चाहता है कि इस देश में हिंदू मुसलमान हो, ताकि इस देश जले तो पाकिस्तान मजे ले ले। ये पाकिस्तान का नरेशन है, जिस नरेशन को ये पाकिस्तान के दूसरे एजेंट साथ दे रहे, ये बोल के कि ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा है। आतंकी आतंकी होता है। आतंकी की जब गोली चली, तो वो घुड़सवार जिसने अपने ऊपर, अपने घोड़े के ऊपर बैठे हुए इंसान को बचाने के लिए वो बंदूक छीनने का प्रयास किया। अरे वो तो कलमा भी पढ़ता, पैंट उतार के भी दिखाता, सब कुछ करता और बताता मैं मुसलमान हूं, मुझे छोड़ो, और छुड़ भी जाता। ये जो नरेशन बना रहे वो, लेकिन उसने अपना सीना छलनी करवाया। मर गया वो। अकेला कमाने वाला आदमी, घर में बुढ़ी माँ है। एक जब दूसरा एक आदमी मरा, उसके बाद वहां जो जख्मी हैं लोग, उनके आप नरेशन सुनिए। वहां जो लोग चश्मदीद गवाह है जो बच गए, उनका पूछिए। वो कहते हैं कि आसपास आधे घंटे तक तो कोई आया ही नहीं मदद के लिए। जो कुछ भी थे वो वहां पे घुड़सवार थे, जो घोड़े वाले लोग थे, जो कुछ भी थे वहां, वो छोटी छोटी रेडिया लगा के जो लोग थे, वो खंडे पे उठा उठा के जख्मियों को भागे हैं। वो लड़े हैं लोगों से। वो कौन थे? उन्हें पूछा तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो? आप 2-4 आतंकवादियों को इतनी अहमियत देते हो कि उसने पूछा तू हिंदू है कि मुसलमान है और गोली मारी। लेकिन उन सैकड़ों लोगों को, कश्मीरी लोगों को, जो तमाम लोगों को खंडे पे उठा उठा के लेके भागे हैं, तमाम लोगों को बचाया है, उनने तो नहीं पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। वो नरेशन दिखाने में शर्म आती है आपको?
ये देश की जो संस्कृति है वो दिखाने में शर्म आती है, क्योंकि इनसे इनका नरिश इनका दुकानदारी नहीं चलती। ये दुकानदार चलाने वाले लोग हैं। लाल चौक पे क्या बोलते हैं, लाल चौक पे एक एंकर पूछती है एक चैनल की कि पंडितों को भगाया गया था। पंडित कहां से आ गए अभी, आप रिपोर्टिंग करने गई इससे? क्योंकि वहां के लोग ये बोल रहे थे कि यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। 2 घंटे के अंदर वो सारे मस्जिदों से ऐलान हुआ कि हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। अरे अलगाववादी जो कश्मीर बंद नहीं कर पाए, उससे बढ़िया बंद कश्मीर कल हुआ था। कश्मीर रो रहा है क्योंकि उनका टूरिज्म, उनकी 2 टाइम की रोजी रोटी जा रही है। असल में अशोक जी बस एक सेकंड रोकूंगा कि जो लोग ये भी कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ रोजी रोटी के लिए मामला है, उनको भी समझना चाहिए सिर्फ रोजी रोटी का मामला नहीं है। पूरा कश्मीर केवल टूरिज्म पर नहीं है, ये भी आपको समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है 4 साल टूरिज्म बंद था, कोविड के टाइम में टूरिज्म बंद था, फिर भी लोग शानदार तरीके से जी रहे थे। मैं तो उस समय गया था, देखा था, सारा कुछ था। असल में सर कश्मीर, मैं तो, आप जानते हैं कश्मीर से मेरा रिश्ता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कश्मीरी अगर किसी चीज पे गर्व करता है तो अपनी मेहमान नवाजी पे करता है। मुझे हिंदुस्तान की वो इकलौती कौम मिली जो अपने घर खाना खिलाने के लिए किसी अजनबी को भी ले जा सकती है और उसको ऐसे खिलाती है जैसे कहीं का राजा महाराजा आया है। तो जिसने भी मारा है, सबसे बड़ा दुश्मन तो वो कश्मीर का है, क्योंकि कश्मीरियों का जो पूरा का पूरा आन बान शान था उस पर धब्बा लगा दिया, इसीलिए कश्मीरी इतने दुखी हैं। सर कंटिन्यू कीजिए। दूसरी बात है, सिक्योरिटी क्या कर रही थी? हाँ, मेरे एक मित्र है, मेरे मित्र है, पत्रकार मित्र है, अशोक भटनागर, भोपाल में रहते हैं। उनकी बेटी ब्याही है और इंदौर में रहती है। आप संयोग देखिए, जब अशोक ने मुझे फोन किया, अशोक जी ने, और मैंने बेटिया से बात की, बेटिया की आवाज थर्रा रही थी, क्योंकि हमले के एक दिन पहले वहां से वो लोग निकल चुके थे। एक दिन आगे पीछे प्रोग्राम होता तो आज उनके भी घर में मौत होती, मातम होता। वो थर्राए हुए उस शौक से बाहर नहीं आए। तब उसने मुझे कहा कि अंकल, हम पूरे रास्ते में गए, हमें कोई सिक्योरिटी वाला दिखा नहीं। हम ऊपर तक गए चढ़ के, कोई सिक्योरिटी वाला दिखा नहीं। एक जगह एक चेक पोस्ट जरूर दिखा, लेकिन वो जम्मू कश्मीर टूरिज्म का था। वहां 3 लोग थे, वो पूछ रहे थे तुमसे कोई ज्यादा पैसा तो वसूल नहीं रहा है, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा है ये, लेकिन सिक्योरिटी के नाम से कुछ भी नहीं था। ये सवाल है। वो एरिया पहले आर्मी के अंडर था। मैं सैनिक स्कूल से आता हूं, मेरा पूरा बैच करीब करीब आर्मी में गया है। मैं मेडिकली अनफिट हुआ, मेरा दुर्भाग्य, मैं नहीं जा पाया। तो मेरे रिटायर्ड मेरे दोस्त है जो वहां पे काम, वो कह रहे थे कि ये आर्मी के अंडर था एरिया एक समय। और आर्मी की जब अंडर था तो आर्मी टोटल पेट्रोलिंग करती थी, आर्मी पूरा स्क्रूटिनाइज करती थी। उन्होंने एक और बताया कि जब भी अमरनाथ यात्रा निकलती है, यात्रा निकलने के 1 महीने पहले से हम कोम्बिंग ऑपरेशन करते थे वहां पे, क्योंकि कई आतंकी क्या करते हैं, 1 महीने पहले से आके रेकी करके बैठ जाते हैं और समय पे घात लगाते हैं। तो हमने पूरा टाइट करके रखा था, हमने कहीं हमले नहीं होने दिए। पहलगाम में हमला किसी सोच भी नहीं सकता सपने में, इतना इंटीरियर आके कोई हमला कर सकता है, लेकिन ये हुआ। हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? सबसे बड़ा सवाल, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के पास था, या सीआईएफ किसके पास था, कि पैरामिलिट्री फोर्स के पास, सीधा गृह मंत्रालय के अंडर आता है। वहां क्यों सिक्योरिटी नहीं थी? जहाँ 2-2 हजार 3-3 हजार का क्राउड है, वहां क्यों नहीं? मेरी भतीजी बता रही थी कि वहां 3 हजार का, जब हम गए थे तो बोले 3-4 हजार लोग होंगे। अब मैं समझ सकती हूँ इतने लोग होंगे। ठीक है, इसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसी को ये पता था। क्या इंटेलिजेंट इनपुट नहीं था? क्या एजेंसियों ने इनपुट नहीं दिया था? क्या एजेंसियों के इनपुट में पहलगाम ये टारगेट नहीं बताया गया था? क्या उनको ये पता नहीं था कि रेकी करके गए हैं? ये सारा होने के बाद ये होने क्यों दिया? सवाल ये है। यदि मैं इसको पुलवामा 2 कहूं तो फिर लोगों को वो ये आग लग जाती है। लगने दो आग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं पाकिस्तान क्या करता है इसके ऊपर, सबसे पहले मेरा देश क्या कर रहा है ये मैं बताऊं। मेरा देश ने क्या किया मेरे लिए? मेरे लोग मारे गए हैं, हमारे लोग मारे गए हैं। मेरा एक बैचमेट है अरविंद मोहिते, कर्नल अरविंद मोहिते, उनके 2 रिलेटिव है, वो मारे गए हैं, दोनों के दोनों। मैं पीड़ा समझ सकता हूं इस बात की। मेरे सरकार ने क्या किया? पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं हम। पाकिस्तान तो ये करेगा, पाकिस्तान करता आ रहा है, अब पाकिस्तान और भी करेगा, लेकिन पाकिस्तान को करने कैसे दे रहे हैं हम? पुलवामा कैसा होता है? पुलवामा हुआ, करवाया गया या होने दिया गया? ये आज भी सवाल है जिसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं। और ये सवाल मैंने नहीं उठाए, वहां के गवर्नर जब थे मलिक साहब ने उठाए। आज मेरे सवाल यही है, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट थी तो उसको कवर क्यों नहीं किया गया था? कैसे तुमने भेड़ बकरियों जैसा सामने परोस दिया, शेर के सामने जैसे बकरियां परोसते वैसे परोस दिया इस टूरिस्ट को?
और हमारे यहाँ जैसे हिंदी फिल्मों में पिक्चर के मतलब विलन को हीरो मार देता है, उसके बाद पुलिस पहुंचती है, वैसे हमारे नेता पहुंचते देखने। उसके पहले गृह मंत्री की 8 तारीख को उसके पहले मीटिंग हुई थी, गृह मंत्री गए थे जम्मू कश्मीर में, आपका आतंक खत्म हो गया ये बोल रहे थे, क्या उस मीटिंग में ये इनपुट नहीं था? मेरा सवाल है, प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम था, वहां एक रेलवे का ओपनिंग करना था, ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ अ सडन प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो क्या पीएमओ के मालूम था कि वहां थ्रेट परसेप्शन है, इसलिए पीएमओ को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया? यदि थर्ड परसेप्शन था तो देश ने किया क्या है वहां पे? मात्र पाकिस्तान पाकिस्तान और मुसलमान मुसलमान करके नहीं होगा, कभी हमने अपने गरिमा को झांक के देखना होगा। यही और सारा बोलते खेल हैं तो कि एक मुसलमान एक बड़े पत्रकार, मैं एक चैनल के कार्यक्रम में कल बैठा हुआ था, तो एक पत्रकार कहता है कि बताओ इतने हिंदू पूछ पूछ के मारे गए, एक मुसलमान मर गया तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है? तकलीफ नहीं हो रही है। हिंदू इसलिए मारा गया कि मारने वाला पाकिस्तान था, वो झगड़ा करवाना चाहता था, वो मुसलमान थे। लेकिन जो मुस्लिम मरा वो बच सकता था, वो अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए मरा, वो शहादत बड़ी है। आज आप उसके उसके शहादत में भी गाली दे रहे हो। एंकर कहती है मोहतरमा कि वो पंडितों को पलायन हुआ। अरे कहां का कहां लगा रहे हैं आप? कहां लेके जाएंगे? पाकिस्तान से ज्यादा टेररिज्म तो ये दिखता है मुझे। ये जो वर्बल टेररिज्म है, जो विषैली रुक्ष लगा रहे हैं आप, ये धतूरे के बीज बो रहे हो आप समाज में। अशोक जी, मैं एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, अगले सवाल पे भी चलेंगे। जो कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं उनके लिए मैं या आपको भी सूचना दे देता हूं कि वहां पर जो कश्मीरी पंडित 5-6 हजार बचे हुए हैं, उनका संगठन है कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, और उसके जो नेता संजय टिक्कू हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। कल से लगातार उनका ट्वीट कोई उठा के देख ले, वो क्या लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों पे हमले हुए, किसने किया आज तक पता नहीं चला, ये फिर हमला हो गया, इसके बाद फिर हिंदू मुसलमानों का सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा? वो हम थोड़े से कश्मीरी पंडित होंगे जो कश्मीर के अंदर रहते हैं। तो ये कश्मीरी पंडितों का भी भला नहीं करना है, इनको सिर्फ नफरत फैलाना है। मालेगांव वाले पे आ जाते हैं। ऐसी ही नफरत फैलाने के लिए, आप जानते हैं, दर्शकों से ये बात मैं कह रहा हूं कि एक मुस्लिम बहुल इलाके में मालेगांव में एक मस्जिद के पास एक विस्फोट हुआ था, जिसमें रमजान का महीना चल रहा था और लोग नमाज पढ़ के लौट रहे थे। उस समय यह विस्फोट हुआ था और काफी लोग मारे गए थे। उस जांच में उस पाया गया था कि जो मोटरसाइकिल धमाके में इस्तेमाल की गई थी, वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। और उसके बाद जब तलाश शुरू की गई तो उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, शिव नारायण कलसांगरा, श्याम साहू वगैरह को सबको उसमें शामिल पाया गया। और वही टाइम था कि हमारे देश के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर ने, एक बड़े पुलिस ऑफिसर ने हिंदू आतंकवाद पहली बार कहा था। मैं आपको बहुत साफ बता दूं कि मैं हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद, इस तरह की घटिया शब्दावली का बिल्कुल मुखालिफ हूं। मैं एकदम नहीं मानता हूं कि कुछ लोगों के आधार पर मुस्लिम आतंकवाद कहना चाहिए, ऐसे ही कुछ लोगों के आधार पर हिंदू आतंकवाद कहना चाहिए। लेकिन बड़ी बात बता रहा हूं कि वो पुलिस अधिकारी आगे चल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बने। अशोक जी तो बहुत डिटेल में जानते होंगे और बताएंगे हम लोगों को, लेकिन मैं सिर्फ इशारा कर दे रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। और ये पूरा केस लंबे समय से, पिछले 10-15 साल से, 17 साल से ये मामला कोर्ट में चल रहा है। और खास तौर पे 2014 के बाद जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर एमपी बन जाती हैं, तो ऐसा लगता है इस पूरे मामले को डाइल्यूट किया जा रहा है। वो पेश भी नहीं हो रही थी सब कुछ। कल अचानक से खबर आई, अब पता नहीं ये खबर, मतलब मैं नहीं जानता हूं जितना कुछ चलता है अंदर की पॉलिटिक्स में, लेकिन एकदम से खबर आई कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर और बाकी लोगों के लिए सजाए मौत की मांग की है एनआईए ने। यानी एक लाइन में एनआईए ने मान लिया है कि ये पूरी साजिश प्रज्ञा सिंह ठाकुर और इन लोगों ने मिलकर रची थी, रमजान के महीने में मस्जिद के पास विस्फोट करने के लिए, जिसमें काफी लोगों की जानें गई थी। अब ये खेल किसी का भी सर चकरा सकता है कि अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सारा कुछ किस तरह से कानून चल रहा है वो आप जानते हैं। निशिकांत दुबे जो है वो सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे हैं, वीपी सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे हैं, धनखड़ साहब। और इस बीच में एनआईए कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं और उनको फांसी मिलनी चाहिए। फिर मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, अशोक जी को सीधे माइक दे रहा हूं। धन्यवाद अशोक जी, बहुत बड़ी खबर है और बहुत सरप्राइजिंग है ये। मतलब चौंकाने वाली है। और चंद्रकांता सीरियल जैसी खबरों के अंदर खबरें, षड्यंत्र के अंदर षड्यंत्र अच्छा, है। पहले ये खबर आई अशोक जी, पहले खबर आई तो हाँ, मैंने भी भरोसा नहीं किया था, लेकिन जब जी न्यूज पे खबर आई तब तो भरोसा करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, जी न्यूज वो भी वेबसाइट पे खबर है, जी हाँ, न्यूज ने नहीं कैरी की है, चैनल पे नहीं दिखाई है। देखिए 29 चैनल सितंबर पे नहीं दिखाई। 2008 को ये विस्फोट हुआ था, 6 लोग मारे गए थे, 100 से ज्यादा घायल हो जी, गए थे। मोटरसाइकिल से एक क्लू लगाया था, प्रज्ञा वहां पे गई, उसमें एक करकरे करके हमारे पुलिस अधिकारी थे, उनका हेमंत भी एक रोल करकरे। रहा, वो बाद में मुंबई हमले पे शहीद हो गए। लेकिन करकरे को हमेशा भाजपा वालों ने और संघ ने
इस बात के लिए हमेशा गुनहगार समझा क्योंकि उन्होंने एक साध्वी पे आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ये जबरदस्ती षड्यंत्र के तहत फँसाया गया है। संघ बिल्कुल स्ट्रांगली उसके पीछे खड़ा था। यही कारण है कि फिर दिग्विजय सिंह जब चुनाव लड़े भोपाल से, तो उनके खिलाफ प्रज्ञा को उतारा गया और प्रज्ञा भारी बहुमत से जीती। उसके पीछे संघ से लेके बीजेपी सब थे। ये वही प्रज्ञा जी है जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि मैं नथुराम गोडसे को महिमा मंडन करते हुए कि मैं नथुराम गोडसे को मेरा रोल मॉडल बनता हूँ। उसके बाद प्रधानमंत्री ने सिर्फ लिप सर्विस करते हुए ये कहा था कि मेरे दिल को जो आज पीड़ा हो गई है, वो शायद कोई जानता नहीं। बस उनकी पीड़ा दिल के अंदर ही रही, कभी दिल बाहर से माफ नहीं कर ऐसे माफ पाऊँगा। नहीं करूँगा। वो दिल से माफ कभी नहीं करते लोगों को, लेकिन वो आम माफी मिल जाती है। इसी के बीच प्रज्ञा लगातार अपनी व्हीलचेयर पे रहती थी, बताती थी कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन फिर फुटबॉल खेलते हुए सोशल मीडिया पे फोटो भी छपते थे। अब सवाल ये है कि जो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये कह रहे थे कि हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है और लगातार इस केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहीं ना कहीं प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, मेजर उपाध्याय, स्वामी पांडे, अजय रहितकर, समील कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, इन तमाम लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। ये उनकी स्टेटमेंट है कोर्ट में, ये कोई मेरी कही हुई बात नहीं। कोर्ट में उन्होंने कहा था कि कोई खिलाफ कोई सबूत नहीं है और हम लगातार प्रयास कर ही रहे मिलने के। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने 1500 पेज की रिपोर्ट सबमिट की है। जज है ए.के. लाहौटी साहब, 8 मई को वो अपना फैसला सुनाएंगे। अब जो आखिरी दलील हुई, उसमें उन्होंने कहा कि केस में 323 गवाह है और 32 गवाह में दबाव में आके अपने बयान बदले, लेकिन अब एनआईए उनके लिए फांसी की सजा मांग रही है। एनआईए का यू टर्न, इसके पीछे कई एंगल दिखाई देते हैं। क्या ये डोवाल साहब और अमित शाह के बीच की खिंचावट है, खींचतानी है? क्या ये पीएमओ वर्सेस अमित शाह है? क्या ये संघ वर्सेस दो गुजराती है? कई एंगल है इसमें। संघ लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन होना चाहिए, इसको नाम देके प्रेशराइज कर रहा है। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगातार एक्सटेंशन मिल रहा है। ये बात अलग है कि जब अखिलेश ने तंज कसा तो आदरणीय अमित शाह जी ने ये कहा कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, समय लगता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, जब अमित शाह अध्यक्ष बन गए तो पार्टी छोटी थी क्या? तुरंत हो गया। गडकरी अध्यक्ष हो गए, तुरंत हो गया। राजनाथ सिंह नड्डा अध्यक्ष हो गए, तुरंत हो गया। नड्डा अध्यक्ष हो गए, तुरंत हो गए। वेंकैया अध्यक्ष हो गए, तुरंत हो गए। तब भी पार्टी पार्टी थी, तब भी राष्ट्रीय स्तर पे थी, तब भी सरकार में, केंद्र में सरकार में थी। तो बेसिकली ये लिपापोती करने का काम हो रहा है, क्योंकि संघ के खिलाफ यदि आपने एक स्टैंड लिया तो ये संघ को मैसेज, औकात में रहो। यदि तुम ज्यादा प्रेशराइज करोगे तो सत्ता हमारे पास है। मैं बार बार कह रहा था कि स्थिति ये आ गई है कि अगला संघ चालक ये दो गुजराती तय करे तो आश्चर्य नहीं होगा। और ज्यादा प्रेशराइज हो तो ये भी हो सकता है कि संघ चालक को अरेस्ट भी कर लेंगे, इली विली भेज के। अब बोलेंगे आप ठीक से संघ नहीं चला रहे हो, गुरु गोलवलकर जी का जो सिद्धांत है उसके आप हट गए हो, इसलिए नया कोई गुजराती ठक्कर वक्कर आके वहां पे संघ चालक बन जाएगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि जब भस्मासुर आपने पाला है तो फिर आपको कोई ना कोई एक ऐसा विष्णु चाहिए जो सुंदरी का रूप लेके इस भस्मासुर से आपको छुड़वाए। तो ये उधर से तला हुआ तिल है। ये नसीहत है संघ को, ये नसीहत है पीएमओ को भी। क्योंकि एक बात बता दूं, चाहे कोई माने ना माने, जो हम दिल्ली में लगातार देख रहे हैं, ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको, कई इस पे हमने वीडियोज भी किए हैं कि गृह मंत्रालय और पीएमओ के बीच में वो स्थिति नहीं है जो पहले हुआ करती थी। कई जगह गृह मंत्रालय ने पीएमओ को भी आंखें दिखाई। वर्तमान में सत्ता और संगठन दोनों अमित शाह के पास है, ये बात मान लीजिए आप। पीएमओ भी कई जगह अपने आप को हताश समझ में आता है। तो लेकिन पीएमओ के साथ साइड से लगातार जो बैटिंग हो रही है, वो बैटिंग हो रही है डोवाल साहब की। तो ये डोवाल साहब को भी है कि यदि आपने ऐसा किया तो देखो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एएनआई के पास पिछले 15 दिनों में या पिछले 4 महीनों में ऐसे कोई सबूत हाथ नहीं लग गए जिससे उनको तुरंत फांसी सजा मांग रहे।
जो एनआईए के पास, एनआईए कह रही थी कि हमने इतने काम किए, हमने इतना कर दिया, वो पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे जिसके लिए हम इनको दोषारोपण करें। लेकिन आज वो फांसी की सजा मांग रहे हैं। इसका मतलब जो चार्जशीट फाइल हुई है 1500 पेज की, उस चार्जशीट में वो चीजें होगी जो एनआईए दबा के बैठी थी, बेल आउट करनी थी। ये गिव एंड टेक का मामला होता है सर। आप हमें यहाँ छोड़ दो, हम आपको वहां छोड़ देंगे। अब ये संघ के लिए अपना स्टैंड लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा यदि उनको फांसी की सजा दी जाती है। ये फांसी तो होगी नहीं, क्योंकि अभी ये इसके बाद हाई कोर्ट जाएगा मामला, सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला, सालों मामला चलता जाएगा। लेकिन तीर कस गया है कमान पर, छोड़ने की देरी है। हो सकता है इसके बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो जज साहब बोले कि नहीं, फांसी नहीं दे सकते, ये एनआईए ने भला ही मांगा हो, ये भी एडजस्ट हो सकता है। क्योंकि लोअर कोर्ट के जजेस भी इतने डरे हुए बेचारे, क्या करो, किसी को लोहिया नहीं बनना है, अपनी जिंदगी है भाई। तो कुल मिलाकर ये जो यू टर्न है, इसको कई एंगल में देखता हूं, और उसमें एक अहम एंगल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का चयन भी है। उसमें एक एंगल पीएमओ वर्सेस गृह मंत्रालय भी है, और सबसे बड़ा एंगल डोवाल साहब वर्सेस गृह मंत्री है। क्या डोवाल साहब जो हमारे जेम्स बॉन्ड है वो वहां बैठे हुए हैं? क्या वो पाकिस्तान के अंदर आतंकी शिविर ढूंढ सकते हैं? लेकिन पाकिस्तान का इतना बड़ा प्लान जिसका इंटेलिजेंट इनपुट आया, और इंटेलिजेंट इनपुट यदि आया होगा तो डोवाल साहब की तरफ से ही आया होगा। यदि वो इंटेलिजेंट इनपुट दिया गया गृह मंत्रालय तो गृह मंत्रालय ने उसको सीरियसली क्यों नहीं लिया? क्या मात्र अहम के टकराव में हमने 27 लोगों को बलि चढ़ा दिया? सवाल ये भी है। ये जब सारा सामने घट रहा है तो लगता है कि राजनीति कितने निम्न स्तर पे उतर गई है, जहां देश की अहमियत, जहां देश की जो अपना जो संप्रभुता थी, उसको, अस्मिता है देश की, उसको, देशवासियों की जाने, उसको, हिंदू मुसलमान की जो यूनिटी है उसको, ये सारा तार तार करने में उनको मजा आता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ सत्ता का मक्खन खाना है। और उसके लिए यदि हिंदू मुसलमान करना है तो फिर आतंकियों में भी होगा, फिर चाहे वो आतंकी मालेगांव के हो या आतंकी पहलगाम। इसके बाद कुछ कहने के लिए बहुत बच नहीं जाता है। 8 मई का हम इंतजार करेंगे। 3 सवाल मैं आपसे बस छोड़ के जाता हूं। अशोक जी ने जो सवाल किए उसके साथ 3 सवाल छोड़ के जाता हूं। पहला सवाल तो ये कि एनआईए के पास अचानक से कहां से वो सबूत आ गए कि सारा कुछ पलट गया और अब वो फांसी मांग रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप था उसको सांसद क्यों बनाया गया। और तीसरा सवाल सबसे बड़ा ये कि इतनी बड़ी खबर हमारे चैनलों से क्यों गायब है। तीसरे सवाल से ही जुड़ा हुआ यह है कि जो जो खबरें चैनलों से गायब हो जाती हैं, हमारा काम है कि हम उन खबरों को आप तक लेके आए। हमने कोशिश की और बाकी काम आपको करना है। अगर आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान करने से सब ठीक हो जाएगा, शौक से कीजिए। और अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान चाहता है हिंदू मुसलमान करना, क्योंकि ये बात मैं 10 जगह कह चुका हूं, फिर कह दूं, बैसरण घाटी हो, मैं कश्मीर कम से कम 25 बार जा चुका हूं पिछले 10 सालों में। कोई ऐसा साल नहीं होता है कि 2-3 बार ना जाऊं। अभी फिर जाऊंगा। बहुत संभव है कि अगले महीने में जाऊंगा देखने के लिए कि वहां क्या चल रहा है। बैसरण घाटी हो, डल झील के आसपास का इलाका हो, या फिर आपका गुलमर्ग हो या सोनमर्ग हो, जो भी टूरिस्ट इलाके हैं, आंख मूंद के पत्थर फेंकेंगे किसी हिंदू के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि 95% वहां पे टूरिस्ट हिंदू होते हैं। कश्मीरी मुसलमान, अशोक जी, कई बार हमसे मजाक में कहते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान तो कश्मीर में सिर्फ आते हैं जियारत करने के लिए, घूमने तो आते ही नहीं। ऐसे में अगर पूछा गया, अच्छा दूसरा, अगर मियां बीबी खड़े हैं, बीबी से पूछ रहे हो, नई बीबी होगी, पंजाबी है तो हाथ में चूड़ा होगा, अगर महाराष्ट्र की हैं, बाकी कहीं की हैं तो गले में मंगलसूत्र होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा सुहाग चिन्ह होगा जिससे समझ में आ जाएगा कि ये हिंदू हैं। उसके बाद पूछने की क्या जरूरत थी, जरा सोचिएगा। अगर दंदन दंदन गोली मारी गई होती तो ज्यादा लोग मरते और ज्यादातर हिंदू ही होते। पूछा इसीलिए गया है क्योंकि ये बात मीडिया में जाए और हिंदू मुसलमान बने। उनके जो पाकिस्तानी हैंडलर थे वो चाहते थे कि ये खबर जाए और हिंदू मुसलमान देश के अंदर बने, और जो लोग हिंदू मुसलमान देश के अंदर कर रहे हैं वो दरअसल उनके पाकिस्तानी हैंडलर के मन की बात कर रहे हैं। आपको अपने मन की बात सुननी है, साहब के मन की बात सुननी है, या पाकिस्तानी हैंडलर के मन की बात सुननी है, या हमारी बात सुननी है, ये तो आप ही तय करेंगे। बहुत शुक्रिया सुनने के लिए अशोक जी, बहुत शुक्रिया। हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी आए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। नमस्कार नमस्कार।